बोर्ड परीक्षा के जो नियम होते हैं वो कभी-कभी एक पहेली जैसे लगते हैं, है ना? पर फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इन सारे ऑफिशियल रूल्स को ना एकदम आसान भाषा में समझेंगे। अच्छा, कभी ये सोचा है कि बोर्ड एग्जाम में जो ग्रेड्स मिलते हैं वो असल में कैलकुलेट कैसे होते हैं? तो चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को जरा पास से देखते हैं। तो सबसे पहले ना एग्जाम के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। मतलब कौन सा एग्जाम स्कूल की जिम्मेदारी है और कौन सा बोर्ड की। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, जो क्लास 9th और 11th के एग्जाम्स होते हैं वो स्कूल की जिम्मेदारी हैं। इन्हें हम इंटरनल एग्जाम्स कहते हैं। लेकिन जब बात 10वीं और 12वीं की आती है तो वो एग्जाम सीधे बोर्ड लेता है और इन्हीं को एक्सटर्नल एग्जाम्स कहा जाता है और बोर्ड के सारे नियम भी इन्हीं पर लागू होते हैं। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर स्टूडेंट के दिमाग में घूमता रहता है। पास होने के लिए आखिर करना क्या होगा? देखिए, इतने सारे नियमों के बीच में ना एक मैजिकल नंबर है जिसको याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो नंबर है 33%। जी हाँ, बोर्ड के रूल्स बिल्कुल साफ हैं। एक्सटर्नल एग्जाम के हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए कम से कम 33% मार्क्स लाने ही होंगे। लेकिन उन सब्जेक्ट्स का क्या जिनमें प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है, जैसे कि साइंस? यहाँ पर खासकर क्लास 12th के लिए नियम थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो सीनियर स्कूल मतलब 12वीं क्लास के लिए पास होने की 3 शर्तें हैं और तीनों पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त, थ्योरी में कम से कम 33% मार्क्स। दूसरी शर्त, प्रैक्टिकल में भी कम से कम 33% मार्क्स। और तीसरी शर्त, दोनों को मिला के जो टोटल बनता है वो भी 33% होना चाहिए। इन तीनों कंडीशंस को पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, पास होने की बात तो हो गई। अब अगला सवाल आता है ग्रेड्स का। मार्कशीट पर जो A1, B2 जैसे ग्रेड्स दिखते हैं वो आखिर तय कैसे होते हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। एक बहुत कॉमन गलतफहमी है कि 90% से ज्यादा ले आएं तो A1 ग्रेड पक्का, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ग्रेड्स परसेंटेज पर नहीं बल्कि रैंक पर तय होते हैं। तो फिर यह सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, बोर्ड क्या करता है कि जितने भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनकी एक रैंक लिस्ट बनाता है। फिर जो टॉप के 1/8 स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मिलता है A1 ग्रेड। उसके बाद जो अगले 1/8 होते हैं उन्हें A2 और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। मतलब बात सिर्फ ज्यादा मार्क्स लाने की नहीं है, बात है बाकी लोगों के मुकाबले बेहतर परफॉर्म करने की। अच्छा, मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर सारे सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो पाता तो क्या होता है? तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड इसके लिए भी एक दूसरा चांस देता है। इस मौके को कहते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक मौका है जो 1 या 2 सब्जेक्ट में रह गए हैं, ताकि उन्हें पूरा साल रिपीट ना करना पड़े। वो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्जाम दोबारा देकर पास हो सकते हैं। यहाँ भी दोनों क्लास के लिए कंपार्टमेंट के रूल्स अलग अलग हैं। क्लास 10th के स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। वहीं क्लास 12th के स्टूडेंट्स को ये मौका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए मिलता है। कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर करने के लिए बोर्ड कुल 3 मौके देता है। पहला चांस तो उसी साल जुलाई-अगस्त में मिलता है। अगर उसमें बात नहीं बनी तो दूसरा चांस अगले साल मार्च-अप्रैल वाले मेन एग्जाम्स के साथ मिलता है। और तीसरा, जो कि आखिरी चांस होता है, वो फिर उसी साल जुलाई-अगस्त में दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो पास तो हो गए हैं। उनके लिए भी बोर्ड ने कुछ ऑप्शंस रखे हैं, जैसे कि अपना स्कोर इंप्रूव करना या फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए तारीफ पाना। तो क्या कोई पास तो हो गया है लेकिन अपने मार्क्स से खुश नहीं है? ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एग्जाम का ऑप्शन होता है। मतलब अपने स्कोर को बेहतर करने का एक मौका। हाँ, पर इसके भी कुछ खास नियम हैं। ये एग्जाम सिर्फ अगले साल ही दिया जा सकता है और इसके लिए एक प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई करना होता है, मतलब बिना स्कूल के। बोर्ड एक नई स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स तो देता है लेकिन नया पास सर्टिफिकेट नहीं मिलता। और एक और बात, इंप्रूवमेंट एग्जाम के साथ साथ कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं ले सकते। और हाँ, जो स्टूडेंट्स कमाल का प्रदर्शन करते हैं उनके लिए बोर्ड की तरफ से मेरिट सर्टिफिकेट भी है। ये उन टॉप 0.1% स्टूडेंट्स को मिलता है जो किसी खास सब्जेक्ट में पास हुए हों। ये सच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इन सभी नियमों से सबसे ज़रूरी बात क्या समझ में आती है? शायद यही कि एग्जाम का ये पूरा सिस्टम सिर्फ पास या फेल तक ही नहीं है। ये इम्प्रूवमेंट, दूसरे मौक़ों और बेहतरीन काम को सराहने के बारे में भी है। इन नियमों को ठीक से समझने से आगे की प्लानिंग करने में यकीनन बहुत मदद मिल सकती है।